How are you all? I hope you all must be fine. So today I am in front of you today with the topic. Today's topic is revaluation of assets and liabilities. आज हम revaluation of assets and liabilities topic पढ़ने जा रहे हैं in our chapter admission of a new partner. So revaluation जो है ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था सेकेंड चैप्टर की वीडियो में, बट मैं एक बार फिर से उसको एक्सप्लेन करती हूँ. रीवैल्यूएशन जो जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो उस वक्त रीवैल्यूएशन करना एसेट्स और लायबिलिटीज़ का ज़रूरी हो जाता है. वो नेसेसरी इसलिए हो जाता है बिकॉज कि हम जानते हैं कोई भी एसेट्स जब हम यूज़ करते हैं फॉर अ सर्टेन टाइम, किसी लिमिटेड पीरियड या अनलिमिटेड पीरियड के लिए जब भी यूज़ करते हैं और 1 ईयर तक अगर हम यूज़ कर रहे हैं उस एसेट, कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ करती है और कुछ एसेट्स की वैल्यू राइज कर जाती है. इसमें मैं एग्जांपल दूँ अगर, तो जैसे हम मशीनरी की बात करें तो मशीनरी यूज़ करते करते 1 ईयर में उसकी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट करती है. एंड एज वेल अगर मैं बात करूँ लैंड प्रॉपर्टी की, वो भी एसेट्स है लेकिन उसकी वैल्यू जनरली इंक्रीज़ करती है, एप्रिशिएट करती है. तो ये जो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है वैल्यू में एसेट्स का, इसकी वजह से होने वाला जो भी लॉस होगा, अगर वैल्यू रिड्यूस करती है किसी भी एसेट की तो उससे डेफिनेटली जो हमारा बैलेंस शीट का वैल्यू है जो हम बैलेंस शीट में शो कर रहे हैं और उसका फेयर वैल्यू, ट्रू वैल्यू जो है मार्केट वैल्यू, वो अलग है. तो वो जो लॉस होगा वो न्यू पार्टनर क्यों बेयर करे, वो जो नया पार्टनर आ रहा है उसको ये लॉस सफ़र ना करना पड़े. और उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि लॉस ही उसके जिम्मे आ रहा है और प्रॉफिट होगा तो वो लेगा, नहीं. अगर रीवैल्यूएशन की वजह से कोई प्रॉफिट हो रहा है, अप्रिशिएट हो रही है वैल्यू किसी भी एसेट्स की, और उससे जो प्रॉफिट होगा तो उसका बेनिफिट वो नया पार्टनर क्यों ले. तो इसी चीज़ को अलग करने के लिए रीवैल्यूएशन करना ज़रूरी है. और रीवैल्यूएशन होने से होने वाला जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो ओल्ड पार्टनर्स अपने बीच में, अगर वो प्रॉफिट हुआ तो वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन देयर ओल्ड रेशियो, और अगर उससे कोई लॉस होता है तो वो बेयर करते हैं वही ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. सो इसीलिए हम रिवैल्यूएशन करते हैं ताकि न्यू पार्टनर जो भी आ रहा है उसके ऊपर कोई बर्डन ना पड़े और ना ही उसको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले. सो रिवैल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आई विल लाइक टू स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज ऑफ रिवैल्यूएशन. जर्नल एंट्री इसलिए मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ बिकॉज जर्नल एंट्री जब भी आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जब स्टार्ट होगा तो वहाँ सबसे पहला क्वेश्चन आपका जर्नल एंट्री से रिलेटेड होगा. तो इसी वजह से मैं जर्नल एंट्रीज एक्सप्लेन करती हूँ. तो लेट्स सी द जर्नल एंट्रीज. सो लेट्स सी द जर्नल एंट्रीज. जर्नल एंट्रीज में अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है फर्स्ट कैटेगरी जो फॉर डेप्रिशिएशन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स. यानी कि जब भी किसी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उस वक्त हम क्या एंट्री करेंगे, तो उस वक्त हमारी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू दैट पर्टिकुलर एसेट्स अकाउंट, और हम फिर नरेशन लिखेंगे डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स. इसी तरह अगर इंक्रीज होता है किसी भी एसेट की वैल्यू तो हमारी एंट्री जस्ट अपोजिट हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और वहाँ हमारा नरेशन हो जाएगा इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स. फिर नेक्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करूँ, ये तो एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज के लिए हो गया जर्नल एंट्री. अगर लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज करती है तो हम क्या करेंगे, तो व्हेन देयर इज इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी तो हमारा एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट. अगर डिक्रीज होती है लायबिलिटी की वैल्यू तो जस्ट इसके अपोजिट होगा, लायबिलिटीज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. ये हो गया हमारा इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. अब फाइनली जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो उससे व्हेन देयर इज प्रॉफिट, जब रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा प्रॉफिट शो करेगा तो उस वक्त हमारी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यानी कि जो भी ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे एंड द नरेशन लिखेंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये जो अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इन देयर ओल्ड रेशियो. सेम अगर कंडीशन हमारी चेंज जस्ट अपोजिट हो जाती है, रिवैल्यूएशन अगर हमें लॉस शो करता है रिवैल्यूएशन अकाउंट तो एंट्री हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट. यहाँ पे हम जो भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और हमारा नरेशन हो जाएगा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल एंट्री कि जब भी रिवैल्यूएशन हम अकाउंट करते हैं तो क्या जनरल एंट्री शो करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन. जो भी कंडीशन गिवन होगा, एसेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही होगी तो हम क्या एंट्री करेंगे, डिक्रीज होगी तो क्या एंट्री करेंगे, वो इस तरह से. के टॉपिक को समझाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है जिसमें एवरीथिंग इंक्लूडेड है. जर्नल एंट्री से स्टार्ट करेंगे, हम जर्नल एंट्री बनाएंगे,
उसके बाद लेजर अकाउंट्स एंड देन बैलेंस शीट। सो सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद आई विल स्टार्ट द सोल्यूशन। सो यहाँ क्वेश्चन में ए एंड बी दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:1 में शेयर करते हैं। एंड ऑन 1 अप्रैल 2018 वहाँ पे एक नया पार्टनर एडमिट होता है सी, और सी जो है वो इन फॉलोइंग टर्म्स के लिए एडमिट होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट कंडीशन, जिसमें सी जो है 1 लाख रुपीज़ एज हिज कैपिटल लेके आ रहा है और 50,000 रुपीज़ इन द फॉर्म ऑफ गुडविल वो लेके आ रहा है। इसके साथ ही यहाँ गिवन है दैट हाफ ऑफ विच टू बी विदड्रॉन बाय ए एंड बी, यानी कि ये 50,000 के गुडविल में से ए और बी उसका हाफ 25,000 जो है वो विदड्रॉ कर लेंगे। तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने पहले अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जब गुडविल विदड्रॉन होता है ओल्ड पार्टनर्स के लिए तो क्या इंक्रीज करते। तो व्हेन आई विल शो द सॉल्यूशन तब मैं ये एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट कंडीशन गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड 15%, यानी कि लैंड और बिल्डिंग का 15% वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है। स्टॉक और मशीनरी एंड फिक्चर की वैल्यू रिड्यूस हो रही है बाई 7% स्टॉक का और 5% मशीनरी एंड फिक्चर की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। नेक्स्ट कंडीशन है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो है वो 5% है। 15,000 रुपीज़ अनफोर्सीन लायबिलिटीज़ के लिए जो है वो अनफोर्सीन लायबिलिटीज़ का प्रोवाइड करना है 15,000। सी टू बी गिवन 1/5 शेयर, यानी कि सी को 1/5 शेयर मिलेगा फर्म में, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बिटवीन ए एंड बी वो बिल्कुल सेम रहेगा। नेक्स्ट यहाँ लास्ट कंडीशन गिवन है 11,000 रुपीज़ टू बी रिसीव्ड एज कमीशन, यानी कि 11,000 रुपीज़ कमीशन के फॉर्म में रिसीव होना है। सो हेंस टू बी अकाउंटेड, रिसीव होना है। इसके बाद नीचे यहाँ पे गिवन है बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ 31 मार्च 2018। तो बैलेंस शीट में हम सबसे पहले लायबिलिटी साइड की बात करेंगे। क्रेडिटर्स 3,50,000। कैपिटल अकाउंट की अगर मैं बात करूँ तो ए और बी का कैपिटल, ए कैपिटल अकाउंट में 4 लाख रुपीज़ और बी का कैपिटल 2 लाख रुपीज़ है। अब एसेट साइड आते हैं तो यहाँ कैश इन हैंड गिवन है 40,000 रुपीज़, बुक डेट्स की वैल्यू 2 लाख रुपीज़ है, स्टॉक 1 लाख रुपीज़ 80,000 और मशीनरी एंड फिक्चर 2 लाख रुपीज़ और लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 3,30,000 है, जिसमें हमारा दोनों साइड का टोटल 9,50,000 आता है। फिर क्वेश्चन लास्ट में कह रहा है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यूली कंस्टिट्यूटेड फर्म, यानी कि हमें जर्नल एंट्री भी शो करना है, यहाँ सारे लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं और साथ में बैलेंस शीट भी बनाना है जो भी न्यू फर्म बनेगा उसका। तो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहला कंडीशन गिवन था सी जो 1 लाख रुपीज़ और 50,000 कैपिटल और गुडविल के फॉर्म में लेके आ रहा है, उसके लिए हम एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ डेट मेंशन करेंगे 2018 अप्रैल 1। तो यहाँ पे हम कैपिटल और गुडविल लाने के लिए हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फिर हम यहाँ नरेशन लिख देंगे cash brought for capital and goodwill on C's admission। अब इसके बाद हम अमाउंट फिल करेंगे। तो सी ने कैपिटल के फॉर्म में 1 लाख रुपीज़ लेके आया था वो एंड 50,000 इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। सो टोटल हमारा बैंक अकाउंट में हो गया 1,50,000 रुपीज़। ये हो गया हमारा फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। अब बात करते हैं सेकेंड एंट्री की। तो सेकेंड में हमारा गिवन था कंडीशन की प्रीमियम फॉर गुडविल। अब हम इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री करते हैं जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो यहाँ प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स में एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। और नरेशन लिखेंगे अमाउंट ऑफ गुडविल
transferred to old partners capital account in sacrificing ratio. सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो यहाँ क्योंकि ऑलरेडी गिवन है कि पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो सेम रहेगा न्यूली कंस्टिट्यूटेड फॉर्म का भी, तो इसलिए हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी सेम होगा जो उनका ओल्ड रेशियो था, दैट इज 3:1। अब हम यहाँ पे गुडविल का अमाउंट, तो प्रीमियम फॉर गुडविल में है 50,000 रुपीज। इसको जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में तो ये हो जाएगा यहाँ एज कैपिटल में 37,500 और बीस के कैपिटल में हो जाएगा 12,500। ये हो गया प्रीमियम फॉर गुडविल जब ट्रांसफर होता है कैपिटल अकाउंट में। अब इसी में कंडीशन गिवन था कि हाफ ऑफ द अमाउंट जो है वो विड्रॉ करेंगे ओल्ड पार्टनर्स, तो इसके लिए हम एंट्री लिखते हैं। जब विड्रॉ होगा तो उसके लिए एंट्री हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट। और नरेशन लिखेंगे हाफ ऑफ गुडविल withdrawn by old partners। अब अगर हाफ ऑफ गुडविल की मैं बात करूं तो हाफ ऑफ गुडविल होता है 25,000, तो यहाँ हो जाएगा 25,000 और ये 25,000 भी उनके इसी रेशियो में बढ़ेगा, उसी रेशियो में वो लोग निकालेंगे जो जिस रेशियो में उन्होंने उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हुआ था, दैट इज देयर ओल्ड रेशियो। तो ये हो जाएगा अमाउंट हमारा 18,750 इन एज कैपिटल, और बीज कैपिटल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ हो जाएगा 6,250 रुपीज। ये हो गया हमारा ये गुडविल के लिए कैश प्रीमियम फॉर गुडविल आने के लिए, फिर ट्रांसफर हुआ कैपिटल अकाउंट में और जो विड्रॉ हुआ उसके लिए एंट्री। अब हम जो भी रीवैल्यूएशन की एंट्रीज है उसको करेंगे, तो उसमें सेकंड कंडीशन में गिवन था कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो एप्रिशिएट हो रही है बाय 15%, तो इसके लिए हम एंट्री लिखेंगे। तो इसके लिए हमारा एंट्री हो जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, land and building appreciated by 15%, और यहाँ 15% हम कैलकुलेट करें लैंड एंड बिल्डिंग का, तो वो हो जाएगा हमारा 49,500। दोनों डेबिट एंड क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे 49,500। इसके बाद एंट्री करेंगे जो रिडक्शन हुआ है वैल्यू में स्टॉक और मशीनरी एंड फिक्चर का, उसके लिए एंट्री लिखेंगे। तो जब रिड्यूस होता है वैल्यू तो हम लिखते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट टू मशीनरी एंड फिक्चर अकाउंट। फिर हम यहाँ नरेशन लिख देंगे। इसके साथ साथ अभी एक और कंडीशन है जो कि प्रोविजन गिवन है, तो वो प्रोविजन पे एक तरह से लॉस है, तो इसलिए हम उसको भी यहाँ एंट्री कर देंगे उसका भी साथ में ही। उसके लिए लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। फिर हम यहाँ नरेशन लिखेंगे, नरेशन हो जाएगा डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ
value of stock and machinery and fixture and provision made for, इसके साथ साथ हम provision का भी लिख रहे हैं, provision made for doubtful debts. अब हम सबकी वैल्यू लिखेंगे। तो स्टॉक हमारा 7% से रिड्यूस हो रहा था, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 12,600। तो हम यहाँ क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे 12,600। नेक्स्ट है मशीनरी एंड फिक्चर, जो 5% से हो रहा था रिडक्शन, तो 10,000 उसकी वैल्यू हो गई। अब बात करते हैं प्रोविजन, वो भी 5% था डेटर्स पे, तो वो भी हो जाएगा 10,000। तो टोटल हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट में जा रहा है 32,600। 32,600। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक और लास्ट में गिवन है अनफोर्सीन लायबिलिटीज करके, तो उसका भी हम एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट में करेंगे। तो उसके लिए हमारा एंट्री हो जाएगा, क्योंकि वो अनफोर्सीन लायबिलिटी है, इसीलिए यहाँ पे लायबिलिटी के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट to unforeseen liability, और यहाँ नरेशन लिख देंगे प्रोवाइडेड फॉर अनफोर्सीन लायबिलिटी। लायबिलिटी कंप्लीट, और अनफोर्सीन लायबिलिटी का जो भी अमाउंट गिवन था 15,000, वो हम यहाँ लिख देंगे 15,000 रुपीज। अब हमारा कंडीशन गिवन है कमीशन के बारे में कि कमीशन टू बी रिसीव रुपीज 11,000 रुपीज, यानी कि ये एक्योर्ड कमीशन हो गया। तो इसके लिए हम एंट्री लिखेंगे एक्योर्ड कमीशन अकाउंट डेबिट to revaluation account। नरेशन लिख देंगे एक्योर्ड कमीशन टू बी रिसीव्ड। टू बी रिसीव्ड। फिर हम इसका अमाउंट फिल करेंगे 11,000 रुपीज। ये हो गया हमारे जितने भी कंडीशन गिवन थे सबके लिए एंट्रीज हो गए। अब हम फाइनली यहाँ हमारे पास लास्ट एंट्री बचेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, उसकी एंट्री। तो ये एंट्री करने से पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट इन्हीं सारे जनरल एंट्रीज के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए ये फॉर्मेट है। अब हम इसमें एंट्री करेंगे। तो रिवैल्यूएशन एंट्रीज के अकॉर्डिंग हम देखें तो सबसे पहले हमारा क्रेडिट साइड में बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट करके आएगा। बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 49,500, ये जो वैल्यू एप्रिशिएट हुई थी उसके लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा डेबिट साइड में टू स्टॉक अकाउंट 12,600। इसके बाद नेक्स्ट आएगा टू मशीनरी एंड फिक्चर अकाउंट 10,000 रुपीज। नेक्स्ट आएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, यहाँ भी अमाउंट हो जाएगा 10,000 रुपीज। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो होगा अनफोर्सीन लायबिलिटी का, वो भी हमारा डेबिट साइड आएगा टू अनफोर्सीन लायबिलिटी। वो अमाउंट है 15,000, अकाउंट 15,000।
नेक्स्ट इसके बाद हमारा क्रेडिट साइड में आएगा बाय एक्योर्ड कमीशन करके 11,000, बाय एक्योर्ड कमीशन 11,000। ये हमने सारी एंट्रीज कंप्लीट कर ली। अब हम फाइनली कैलकुलेट करेंगे कि प्रॉफिट है या लॉस। तो हमारा इधर साइड का टोटल जो है वो ज़्यादा आ रहा है। इधर अगर हम टोटल करते हैं क्रेडिट साइड का तो वो हमारा आ रहा है 60,500, 60,500। और इस साइड का टोटल जो है वो कम है, तो हमारा डेफिनेटली यहाँ रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट होने वाला है। हमने यहाँ टोटल लिख दिया 60,500। अब हम बैलेंसिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, वही होगा हमारा प्रॉफिट। तो इसके लिए हम लिख लेते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स हमारा हो जाएगा ए एंड बी। तो ए एंड बी के ओल्ड रेशियो बटेगा। तो हमारा बैलेंसिंग अमाउंट जो आ रहा है वो होगा, यहाँ से हम बैलेंसिंग कैलकुलेट करेंगे तो 12,900 हमारा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। यही होगा हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। और हम इसको यहाँ इस अमाउंट को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करें ओल्ड पार्टनर्स की में, तो यहाँ ए की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 9,675 और बी के कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा 3,225। तो दोनों मिला के हो गया 12,900। ये आ गया हमारे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। तो इस एंट्री को अब हम जनरल एंट्री में इसको ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा प्रॉफिट के लिए एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था हमारा 12,900 और दोनों का अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। ए के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है 9,675 और बी के कैपिटल में ट्रांसफर हो रहा है 3,225। अब हम यहाँ नरेशन लिखेंगे। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन transferred to old partners capital account। कैपिटल अकाउंट ये हो गया, हमारी सारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी। अब इसके बाद हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना होगा। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए पहले मैं एंट्रीज कुछ रब करूं ताकि ये स्पेस क्लियर हो जाए। तो बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चाहिए होगा। तो इसके लिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले बनाएंगे। जो भी ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल गिवन है वो लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी करके, बाय बैलेंस बीडी। ए और बी का हमारा कैपिटल गिवन था, ए का 4 लाख रुपीज, बी का 2 लाख रुपीज और सी का तो कोई कैपिटल गिवन नहीं था। नेक्स्ट में हम फिर एंट्री करेंगे जो सी का कैपिटल लेकर आया था कैश में उसके लिए। तो बाय बैंक अकाउंट 1 लाख रुपीज, सी के कॉलम में लिखेंगे 1 लाख रुपीज। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट की अगर मैं बात करूँ तो इसके बाद फिर प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए एंट्री थी, तो उसका हम यहाँ एंट्री करेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी की कैपिटल में 37,500 और बी में जाएगा 12,500। इसके बाद फिर जो प्रॉफिट हुआ था रीवैल्यूएशन से उसकी एंट्री है और जो विड्रॉ किया था पार्टनर्स ने उसके लिए। तो हम विड्रॉल का एंट्री पहले करेंगे टू बैंक अकाउंट 18,750 रुपीज़ ए की कैपिटल में
और 6,250 रुपीज़ बी के कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद हमारी एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन के प्रॉफिट के लिए, तो बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, और अमाउंट हो जाएगा 9,675 एज में, ए के कॉलम में, और बी में जाएगा 3,225। ये हो गया सारी एंट्री। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। तो हमारे इस साइड का टोटल ज़्यादा दिख रहा है, तो हम इधर टोटल करना स्टार्ट करेंगे। तीनों के कैपिटल अकाउंट का हम टोटल करेंगे और फिर बैलेंस करेंगे। तो यहाँ टोटल 1 लाख ही होगा सी के कैपिटल अकाउंट में। बी का हमारा टोटल हो जाएगा 2,15,725। और पहले देख लो, तो अब ए का हम टोटल करेंगे। ए का टोटल आ जाएगा 4,47,175। 4,47,175। अब हम इधर में हमारा टोटल उतना ही सेम आएगा, 1 लाख रुपीज़ टोटल होगा। यहाँ 2,15,725 और यहाँ हो जाएगा 4,47,175। अब हम बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे। तो बैलेंसिंग फिगर के लिए हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD और तीनों को बैलेंस करेंगे। तुम्हारा सी का ऑलरेडी 1 लाख ही होगा बैलेंसिंग फिगर में, तो ये 1 लाख रुपीज़ हम पहले लिख देते हैं। इसके बाद हम बैलेंस करते हैं। बी का तुम्हारा बैलेंसिंग फिगर आता है 2,09,475। 2,09,475। और फिर हम ए का बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे, तो वो हो जाएगा 4,28,425। तो ये हो गया तीनों की कैपिटल अकाउंट कितना हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे वो हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब इसके बाद हमारा एक चीज़ और रह जाएगा, कैश का बैलेंस कैलकुलेट करना, क्योंकि कैश भी ऑलरेडी यूज़ हुआ है, तो जो बैलेंसिंग फिगर है उसका बैलेंस शीट में गिवन है वो भी चेंज होगा। तो हम यहाँ कैश के लिए भी कैलकुलेट करेंगे कि कितना अमाउंट जो है वो बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसको वर्किंग नोट में शो करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ वर्किंग नोट लिखेंगे। और हमारा वर्किंग नोट में हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ कैश बैलेंस। कैश बैलेंस, तो इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस, जो हमारा बैलेंस शीट में गिवन होता है। तो ओपनिंग बैलेंस जो बैलेंस शीट में गिवन था वो था 40,000 रुपीज़। हम यहाँ एक अमाउंट के लिए कॉलम बना रहे हैं 40,000 रुपीज़। इसके बाद इस ओपनिंग बैलेंस में हम ऐड करेंगे अमाउंट ऑफ गुडविल जो लेके आए थे, जिससे हमारा कैपिटल कैश बढ़ेगा। तो अमाउंट ऑफ गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय सी। ₹50,000 इन द फॉर्म ऑफ गुडविल वो लेके आया था सी, वो भी एडेड हो गया। अब हम यहाँ ऐड करने वाले हैं कैपिटल का अमाउंट जो, तो अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट बाय सी। तो सी कैपिटल के रूप में लेके आया था 1 लाख रुपीज़। ये 1 लाख भी यहाँ एडेड हो जाएगा। तो इसको हम टोटल ऐड कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे टोटल बैलेंस 1,90,000 रुपीज़। अब इसमें कैश जहाँ विड्रॉल हुआ था उसके लिए हम यहाँ लेस करेंगे, लेस अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉल बाय ए एंड बी ने जो निकाला था वो, उसके लिए विड्रॉल बाय
एंड बी। ए एंड बी दोनों ने मिलाकर 25,000 रुपीज़ विदड्रॉ किया था, वो 25,000 हम यहाँ लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कैश बैलेंस। तो इसको जब हम लेस करेंगे तो हमें मिलेगा 1,65,000। यही बैलेंस शीट में हम ये कैश बैलेंस शो करेंगे फॉर द न्यूली कंस्टिट्यूटेड फर्म के लिए। तो अब हम इसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। अब हम बैलेंस शीट फाइनली लास्ट में कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ एसेट साइड की अगर मैं बात करूँ तो कैश इन हैंड होता है। तो कैश इन हैंड ऑलरेडी अभी हमने कैलकुलेट किया उसका बैलेंस, यहाँ लिखेंगे कैश इन हैंड, जिसका हमारा बैलेंस आया था 1,65,000 रुपीज़, 1,65,000। इसके बाद नेक्स्ट आता है एसेट्स बुक डेप्थ। तो इसकी ऑलरेडी पहले से प्रीवियस बैलेंस शीट में 2 लाख रुपीज गिवन था, 2 लाख रुपीज गिवन था, और इसकी रिडक्शन, इसका ये हमने प्रोविजन पे किया था वो ₹10,000 का था। तो ये 10,000 इसकी वैल्यू से लेस हो जाएगा और यहाँ बुक डेप्थ हो जाएगा 1,90,000 रुपीज़ का। इसके बाद हम बात करेंगे स्टॉक की। तो स्टॉक की वैल्यू पहले 1,80,000 थी, इसमें भी 7% का रिडक्शन हुआ था, वो था 12,600 का। ये भी वैल्यू हम लेस कर देंगे तो इसका ट्रू वैल्यू हो जाएगा 1,67,400। इसके बाद नेक्स्ट एसेट आता है मशीनरी एंड फिक्चर। तो इसका पहले से ऑलरेडी वैल्यू गिवन था 2 लाख रुपीज, और इसकी भी वैल्यू रिड्यूस हुई थी, 5% है, वो था 10,000 रुपीज़। ये 10,000 हम लेस करेंगे तो मशीनरी का एक्चुअल वैल्यू हो जाएगा हमारा 1,90,000 रुपीज़। नेक्स्ट एसेट्स की बात करूँ तो वो लैंड एंड बिल्डिंग है। लैंड एंड बिल्डिंग का ऑलरेडी पहले से वैल्यू गिवन था 3,30,000 रुपीज़। यहाँ पे ऐड हो जाएगा इसकी वैल्यू में जो एप्रिसिएशन हुआ था वो हम ऐड कर देंगे 49,500 का। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हो जाएगी 3,79,500। ये हो गया हमारा एसेट साइड का टोटल। अब इसको हम टोटल करने से पहले हम लायबिलिटीज लिख लेते हैं। लायबिलिटीज की अगर मैं बात करूँ तो क्रेडिटर्स हमारा पहले से बैलेंस शीट में गिवन था, जो ऑलरेडी इसकी वैल्यू में कहीं कोई चेंजेस नहीं आए, तो इसको हम सेम लिखेंगे 3,50,000 रुपीज़। इसके बाद हम बात करते हैं तो हमारा अनफोर्सीन लायबिलिटीज जो अलग से एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन था, उसके लिए उसको हम यहाँ मेंशन कर देंगे। अनफोर्सीन लायबिलिटीज जिसका वैल्यू है 15,000 रुपीज। इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट मेंशन करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट हमारा ABC तीनों का लिखेंगे, जो हमने अभी कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया है उसका बैलेंसेस लिखेंगे। तो A का हो जाएगा 4,28,425 रुपीज़। B का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 2,09,475 और C का 1 लाख रुपीज़। इन तीनों का कैपिटल का टोटल करके हम आउटर कॉलम में लिखेंगे, दैट इज 7,37,900। ये हो गया हमारा लायबिलिटी साइड का। अभी एसेट साइड में हमारा एक चीज़ छूट रहा है, दैट इज एक्योर्ड कमीशन। तो वो हम यहाँ लिख देंगे एक्योर्ड कमीशन। अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे। तो जब हम इस साइड का टोटल कर रहे हैं लायबिलिटी साइड का, तो हमारा टोटल आ रहा है 11,02,900। एक्योर्ड कमीशन हमारा 11,000 रुपीज़ हम लिख देंगे यहाँ पे। अब हम इसका टोटल करेंगे, तो यहाँ पे टोटल जो है हमारा लायबिलिटी से इक्वल आ जाएगा, दैट इज 11,02,900।
तो ये हो गया हमारा टोटल अकाउंट प्रिपेयर, बैलेंस शीट भी इक्वल आ गया, हमारी सारी एंट्रीज भी हो गई और हमने प्रॉफिट भी निकाल लिया। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज में। इस तरह से हमारा सारा अकाउंट बनेगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप प्रैक्टिस करिए। सो टिल देन इस वीडियो के बाद मैं आपके लिए लेकर आऊँगी नेक्स्ट टॉपिक हमारा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी सेफ एंड हेल्दी एट योर होम। Like this video, share it and subscribe my channel till if you have not subscribed it. Thank you.